नमस्कार दोस्तों, आज के विशेष कार्यक्रम में हम लोग विशेष अतिथि को यहाँ लेकर आए हैं। आज हमारे बीच पंकज जी आए हुए हैं और मैं इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि पंकज जी जो है ये एक्चुअली आइडिया में प्रबंधक के तौर पर रह चुके हैं। टेली कम्युनिकेशन में भी उन्होंने काम किया और कॉर्पोरेट जगत में 15 वर्ष का इनका अनुभव है। और इसके बाद ये नौकरी छोड़कर व्यवसाय में लगे, वहाँ भी काफ़ी नाम कमाया और काफ़ी उन्होंने वहाँ पर उन्नति के पद पर अग्रसर हुए। आज हमारे बीच हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पंकज जी आपके अग्निहोत्र के क्या क्या अनुभव हैं? विवेक जी, पहले तो मैं साहब को आपको नमस्कार करना चाहूँगा और मेरी ये खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस संदर्भ में आप लाया और मैं बताना चाहूँगा, आपको पूरी तरीके से बताना चाहूँगा कि मैंने चूँकि मेरे पिताजी डॉक्टर रामाश्याम मिश्रा शुरू से अग्निहोत्र करते रहे हैं और मैं जब 7-8 साल का था तब से मेरे यहाँ अग्निहोत्र हो रहा है। अग्निहोत्र के माहौल में ही मैं पला बढ़ा, इसलिए मुझे अग्निहोत्र के बारे में पूरी जानकारी थी। अग्निहोत्र नियमित रूप से करता भी था, कभी कभी छूट भी जाता था और उसी में पढ़ाई लिखाई और मैंने अपना MBA, BSc और अच्छी एजुकेशन मैंने प्राप्त करने के बाद मैं कई कंपनीज में काम किया। काम करने के बाद एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया। कई जगह पर पटियाला है, झांसी, पंजाब और कानपुर, फर्रुखाबाद, बहुत सारी जगहों पर मैंने काम किया। बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, वहाँ मैंने बहुत नाम कमाया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिसिंग हमेशा से रही मेरे साथ। मैं वहाँ पे नंबर 1 था, लोग मेरी तारीफ करते थे, कॉर्पोरेट में मेरा बहुत अच्छा नाम था, इंसेंटिव पैकेज बहुत अच्छा, बहुत सुख सुविधाएं, परिवार वगैरह बहुत। लेकिन मैं अंदर से बड़ा दुखी रहता था, कहीं ना कहीं तनाव मेरे जीवन में रहता था। सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता था कि ये रीजन क्या है, तनाव है क्या, अच्छा हो सकता था अच्छे से अच्छा। बॉसेस भी पूछते थे कि यार तुम परेशान क्यों रहते हो, तुम्हारा तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तुम्हें किस चीज़ की चिंता है, टिप्स पे तुम्हें नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं। मैं अंदर से समझ नहीं पाता था। अग्निहोत्र मैं तब भी करता था। एक बार मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा आपको। मैं झांसी में था, झांसी में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में था, मैं कंपनी में था। सुबह का 4 बजे रहा था और मेरे हार्ट में पेन हुआ। हमारी मिसेस साथ में थी, तो वो ऊपर हमारे एक दूसरी कंपनी के जेडबी में रहते थे, वो मुझको लेकर लाइफलाइन हॉस्पिटल लेकर, वहाँ पे पता चला कि मुझे एक माइनर हार्ट अटैक आया है। तो फिर सब लोग परेशान हो गए, कानपुर से पिताजी आ गए, सारी चीज़ें हो गई, दिखाया। फिर मैं भोपाल आया, यहाँ पर मातृ आश्रम आया और भोपाल आने के बाद जो है यहाँ पर चिरायू हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करा दिया एंजियोग्राफी करने के लिए। डॉक्टर जैन के अंडर में करा दिया गया। डॉक्टर जैन आचरण करता रही हैं और अग्निहोत्र परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो यह हुआ कि नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है और ठीक है। वो छोटा सा तनाव की वजह से हार्ट अटैक आया है। तो मुझे भी लगा, तो ये फिर विषय यहाँ पे डिस्कस होने लगा। मनोहर भैया ने बोला यार तुम्हारा पंकज, तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है कानपुर। तो मैंने कहा कानपुर ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, वहाँ तो वैकेंसी होनी चाहिए सेल्स की। बात आई हो गई, हम झांसी पहुँचे, तभी HR का फ़ोन आया कि आपका कानपुर ट्रांसफ़र हो गया है और आपको सेल्स से हटा के कस्टमर केयर में डाल दिया गया। तो मैंने कहा ये कैसे, तो पॉसिबल नहीं है, सेल्स का बंदा कस्टमर केयर में कैसे आ सकता है। लोगों ने बोला कल ही समझा तुम्हारा बहुत ऊपर तो जुगाड़ है यार। तो मैंने कहा हाँ, ऊपर ही तक है जुगाड़, ये तो हो गया। तो उस समय मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली में कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर पिताजी की तबीयत खराब हुई, उन्होंने कहा कि पंकज यार मैं बहुत दुखी हूँ और तुम्हें जो है नौकरी छोड़ के या अग्निहोत्र का सारा काम करते, कुछ अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते और कर लेते। तो मैंने मन ही मन सोचा उस समय कि जब हमारा परिवार ही नहीं खुश है, ऐसे पैसे कमाने से फायदा क्या है। मैंने तुरंत नलिनी जी को, मैं बड़ा अपनी गोल बात बता रहा हूँ आपको, नलिनी जी को फ़ोन किया। तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो तुम। मैंने दीदी आप बताइए। तो बोल रहे कि हमने कहा पिता ये तो पापा तो ये कह रहे हैं, तो मैं रिजाइन कर दूँ कर क्या। तो नलिनी जी ने बोला कि कल मत करो, अभी तुरंत कर दो। तो मैं पूछा क्यों। बोले कल करोगे तो तुम्हारा
फिर कमजोर हो जाए तो कभी नहीं कर पाओगे। सही बात है। मैंने उसी समय अपने मोबाइल से रिजाइन करके भेज दिया। बड़े पापा मेरे सामने थे मैनेजर साहब, वो गधे हो पागल हो, इतनी अच्छी नौकरी, 1.5 लाख महीना तुम्हें वो मिलता है, रिकग्निशन है, बॉसेस के फोन आना स्टार्ट हो गए। बॉस ने कहा कि तुम 6 महीने की छुट्टी ले लो, पिताजी का इलाज कर लो, घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम जो आप हो रहा है, काम करो 6 महीने की नौकरी, कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा नहीं साहब, मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता, किसी कंपनी का नमक खाया, मैं धोखा नहीं दे सकता किसी को। मुझे जो है पहला व्यक्ति था जिसको फेयरवेल हुई सेल्स में अपनी नौकरी छोड़ चला जाता था, उसकी सैलरी कट जाती थी। हमारी फेयरवेल हुई और फेयरवेल में आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे क्या दिया गया, मुझे गौतम बुद्ध की प्रतिमा दी गई। बहुत बढ़िया। और गौतम बुद्ध की प्रतिमा क्यों दी गई वो आज मुझे मालूम चला। उनको किसी को नहीं पता था कि मैं अग्निहोत्र का इस तरह से काम करता हूँ और करता हूँ। गौतम बुद्ध की प्रतिमा दी गई तो आज भी मेरे ऑफिस में रखी हुई है। उसका आज मुझे मालूम चलता है कि वो लिंक और ये लिंक क्या जुड़ा था। और संचलिका जी ने क्यों बोला था, नलिनी दीदी ने, कि आप नौकरी इसी समय छोड़ दो, क्योंकि कार्य हमको दूसरा करना था। नौकरी छोड़ने के बाद अग्निहोत्र में खाली हो गए। अपने पास 10-15-20 लाख रुपए थे तो अपने लगता था कि 10-15 लाख रुपए हैं, साल 2 साल 3 साल तो काट ही लेंगे। सही बात है। 4-5 लाख रुपए है, बच्चे हैं बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई 4-5 काट लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। साल 2 साल बीत गया, अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार करते रहे। एक बार मैंने नलिनी से कहा कि दीदी हमें तो लगता है कि मैं तो सड़क पे आ गया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि पंकज तुम सड़क पे कभी आ ही नहीं सकते हो, तुम कभी सड़क पे आ ही नहीं सकते हो। फिर उसके बाद से दिमाग में मेरे आया कि मैं क्यों ना कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में था अपना व्यापार करूं। मैंने एक छोटी पूंजी से लोगों से पैसा लेके उधार लेके अपना व्यापार चालू किया और बहुत अच्छे तरीके से व्यापार किया। और 3-4 साल 5 साल में मैंने व्यापार को खड़ा कर दिया। आज हमारे पास सब कुछ है, व्यापार भी है, अग्निहोत्र भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर इसके बाद से फिर वही चीज मेरे दिमाग में आ गई, यार इतना पैसा करेंगे क्या, इतना टाइम देके करेंगे क्या। मेरे पार्टनर्स थे, मैंने कहा भैया ऐसा है कि मैं तो छोड़ रहा हूँ इस काम को, तुम्हें करना तो करो। बोले नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम अपना अग्निहोत्र का देखो, मैं ये सारा काम। तो मैंने कहा देखो मैं प्रॉफिट पूरा दूंगा, नुकसान दूंगा नहीं, काम आपको करना पड़ेगा, मेरे से बोलना नहीं। बोले नहीं सारे सबके मंजूर हैं और एक MOU पे साइन करके मैंने सारा व्यापार उनको दे दिया, मुझे पैसा मिलता रहेगा। उसके बाद एक हमारा स्टार्टअप का अग्निहोत्र फार्मिंग का कार्य चल रहा है जो साहब की कृपा से पूरा होने वाला है जी। और मेरा ये विचार है कि मैं कार्य वही करूंगा जिसमें अग्निहोत्र का भी प्रचार प्रसार होगा और मेरा व्यापार भी होगा और अग्निहोत्र परिवार के लोगों को जोड़ेंगे भी। ये शुरू से ही था, हमारे पिताजी ने अग्नि फार्मिंग पे बहुत काम किया है, अग्निहोत्र कृषि पे, तो उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और यही मेरा जीवन का एक उद्देश्य है कि मैं अग्निहोत्र कृषि के माध्यम से प्रचार कार्य करूँ और उसको सहयोग करूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। जी दुनिया पैसे जी तो आपके मन में ऐसी विरक्ति कैसे कि आपके पैसे को लेकर कि भाई मुझे पैसे याद आ, कि पहले आपको आइडिया में था तभी आपने छोड़ दिया, तभी आपके मन में विचार है, और दूसरी बात जब आपने जब व्यवसाय शुरू किया तभी आपके मन में ये विचार है, ऐसा भी वे जानते हैं क्या। पहली बार जब संचालक जी ने मैंने तो बोला कि छोड़ दो जी, उस समय थोड़ी भ्रम की स्थिति थी, भ्रम की स्थिति थी कि ये छोड़े कि ना छोड़े, करे कि ना करे। आज भ्रम की स्थिति नहीं है। अच्छा और ये कैसे आया है, ये अग्निहोत्र से आया है। हमारा जीवन बदल गया साहब, हमारा जीवन बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक अग्निहोत्रमय वातावरण में रहते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र लोगों को बताते हैं और साथ में अपनी जिम्मेदारियों का निभा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं सन्यासी हो गया, जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी फीस जाती है, मैं पैसा भी कमाता हूँ सब कुछ, लेकिन उतना ही कमाता हूँ जितनी जरूरत है। मुझे स्टोर कर, मुझे या किसी को भी रखने की जरूरत नहीं है। पैसे आया है इसको खर्च करो। जो अगर आपको बचाना है तो वो अपनी आत्मा के अंदर है, आत्मदर्शन करो, चिंतन करो और अग्निहोत्र का कार्य करो, वही साथ में है, वही
लास्ट तक रहेगा आपके साथ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन शायद अनिरुद्ध ने लाया आपके जीवन में। बिल्कुल लाया, डेफिनेटली लाया। और मुझे नहीं लगता था 2012 के बाद इस तरह का, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि नलिनी दीदी ने क्यों बोला था, मुझे बुद्ध की प्रतिमा क्यों मिली थी। हाँ, वो आपको मुझे नहीं बताया कि क्यों मिली थी बुद्ध की प्रतिमा। इसीलिए मिली थी। अच्छा। कारण कोई करना है। कल आप एक जिक्र कर रहे थे कि अजगर जो है पकड़ के रखता है, और जब आदमी निकलना चाहता है तो उसकी पकड़ और टाइट हो जाती है। मेरे साथ भी यही हो रहा है कि जब जब मैं इधर घूमा हूं तो मुझे टाइट करके फिर इधर खींच लिया, जाने नहीं दिया उस तरफ, जाने दिया ही नहीं है। ये ईश्वरीय कार्य है। और लोग माने ना माने, मैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी का नए युग का लड़का हूं, साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, अच्छे कॉर्पोरेट में लोगों के साथ बैठा हूं जी, अच्छे टेक्निक से मैंने काम किया है। तो मैं किसी धर्म के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक अच्छे धार्मिक बातें जो चल रही है उस बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं उनके, देखिए वो भी एक टॉपिक मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मैं कर रहा हूं, ये वातावरण शुद्ध करने के लिए और प्रदूषण को दूर करने के लिए, अंतर और उपाय दोनों करने के लिए। बाहर का प्रदूषण तो दिखता है, अंदर का प्रदूषण सिर्फ अपने को दिखता है, सब दूसरे को नहीं दिखता। उसे वो मुझे देख के लग रहा है। और व्यापार छोड़ने का रीजन मेरा ये है कि ऐसा व्यापार मैं नहीं करूंगा जिसमें झूठ बोल रहा हूँ। सही बात है। और बिना झूठ बोले पैसा नहीं आता है, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलने से आपका अपना खुद का नुकसान होता है। आप उतना ही करो जितने में सत्य में काम चल जाए। यानी आप आज के युवाओं के कहना चाहेंगे कि जो पैसे की वर्णन, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरी जो समकक्ष युवा है वो 2-3 हॉस्पिटल कर रहे हैं, इसके बाद में उनका खुद का हॉस्पिटल भी, इसके बाद में वो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो आगे 24 घंटे इसका चिंतन सब एक ही है कि पैसा कैसे कमाना। तो मुझे लगता है कि आगे से आप बोल रहे हैं कि पैसे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये जैसे लॉकडाउन में भी सिखाया है, लॉकडाउन में चला सिखाया कि सीमित साधनों में हम कैसे रह सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सीमित संसाधनों में भी अपना गुजारा मनुष्य कर सकता है। कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है कि अपने शरीर को बर्बाद कर दो, अपने मन को बर्बाद कर दो, अपने तन को बर्बाद कर दो, समाज को बर्बाद कर दो। ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसा पैसा नहीं है तो ही अच्छा है। मेरा खुद का विचार है कि इससे समाज को क्षति होती है, अपने को क्षति होती है, परिवार को क्षति होती है, दूषित विचार आते हैं मन में, और फिर कहीं ना कहीं वो समाज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमने हवा लिया, पानी लिया, सब कुछ लिया है, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना प्रकृति के लिए, देने के लिए कि हमें प्रकृति को कुछ देना चाहिए। तो देने का माध्यम ये है। आपका वैल्यू एडिशन क्या है? हमने आज तक कोई वैल्यू एडिशन किया ही नहीं है, सिर्फ फ्री में लेते रहे हैं। ये हमारा वैल्यू एडिशन है। 45-47 साल की एज हो गई, बहुत लेट आए, लेकिन आज चाहूंगा कि जो हमने गलती की है वो दूसरे मत करें। सब काम करें, टॉप भी करें, अच्छी नौकरी भी करें, सब कुछ करें, नाम भी कमाएं, पैसा कमाएं, लेकिन किस शर्त पे? इस शर्त पे न कमाएं पैसा कमाएं, लेकिन जब चुनने की बात आए तो ऐसा ना हो कुछ भी करके ही किसी भी स्तर पर ना जाए पैसा कमाने के लिए। उसकी लिमिट एक अपना स्तर बना के रखें, वे इसके स्तर से नीचे नहीं। तो कई ऐसे व्यवसाय भी हैं, कई ऐसे डॉक्टर भी हैं, कई ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी जो निश्चित समय लिए समय व्यवसाय का और सब चीजों को। मैं अभी नलिनी से बात हो रही थी, मैंने अपने व्यवसाय का समय निर्धारित कर रखा है। मैं सुबह 9:30 बजे बैठ जाता हूँ ऑफिस में, और 5 बजे के बाद मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ, ताला लगा देता हूँ। चाहे कोई भी आ जाए, किसी तरीके का आ जाए, कोई मतलब नहीं। वो मेरे लिए समय है, मेरे परिवार के लिए समय है। सही बात है, यानी जीवन अपनी शर्तों पर होना चाहिए। हाँ, अपने होना चाहिए। अच्छा मगर जी, आप अभी कुछ समय बातें करते समय बोल रहे थे पहले कि पहले जब आप व्यवसाय करते थे, पहले की बात कर रहा हूँ, तो आपको इतना हद तक डिप्रेशन बढ़ गया था कि आपको नींद तक की गोली लेनी पड़ी थी। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा, व्यवसाय नहीं था वो, नौकरी का मैं जिक्र करूँगा आपको। जैसे हार्ट अटैक आया, ये सब आया, तो उस समय पोजीशन ये हो गई थी कि देखिए प्राइवेट नौकरी में बहुत मैं अंदर तक गया हूँ लोगों का, कॉर्पोरेट में लोग सुनेंगे भी हमारी बातें तो अपने ऊपर लागू भी करेंगे। प्राइवेट नौकरी में इतना प्रेशर होता है कि आदमी को 2 चीज चाहिए, या तो वो शराब पिएगा,
सोने के लिए, बड़ा स्पष्ट खुल के बात बिल्कुल। शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, ड्रग्स लेगा या फिर स्लीपिंग पिल्स लेगा। ये हालत है, ये हालत है और ये पूरे कॉर्पोरेट की हालत है। आज मैं ये इस मंच के माध्यम से सारे कंपनीज के एचआर को बोलना चाहूंगा कि योगा, मेडिटेशन, अग्निहोत्र जैसी आवश्यक ये चीजों को नेसेसरी करे कि वहां पर वर्क प्लेस पे होना चाहिए ये। नहीं तो ना तो कोई एम्प्लॉय बचेगा और ना ही एम्प्लॉयर बचेगा, दोनों नहीं बचेंगे। जब एम्प्लॉय नहीं होगा तो बिजनेसमैन कहाँ जाएगा? सही बात है। तो एचआर को इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि योगा, मेडिटेशन और अग्निहोत्र जैसी चीजों को कंपलसरी करे अपने प्रोग्राम में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो मेरे लगता है जो जहाँ जहाँ एम्प्लॉयज की बात होती है, चाहे वो स्कूल में क्यों ना टीचर्स हो, वहाँ भी उनको प्रेशर रहता है। तो जहाँ जहाँ एम्प्लॉयज है वहाँ बात लागू होती है। बिल्कुल, ये हर जगह। इसके साथ एक चीज और छोटी रहने की भी जरूरी है सब, क्योंकि मेडिटेशन की अग्निहोत्र को मैंने बताया कि योगा, मेडिटेशन और अग्निहोत्र इनको लागू करो वहां पर, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं है। और मैं स्पेशली अग्निहोत्र को, अगर आपने अग्निहोत्र जैसे मैंने अग्निहोत्र कर रहा हूं ना, तो मेडिटेशन और योगा उसके साथ जुड़ गए हमारे। और योग और मेडिटेशन के लिए नियम पालन करना बहुत जरूरी है और अग्निहोत्र में वो सारे नियम फॉलो होते हैं आपके। ये तो फिर बात नहीं है, डर की बात आती है वहाँ पे कि आप अग्निहोत्र करें तो कंपनी में कैसे करवाएं, वहाँ तो घर में और बीच में देखिए, अब मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा, हमारी एक सिस्टर है प्रतिमा मिश्रा, ज्योतिषाचार्य है, बहुत बड़ी ज्योतिषी है। उसने तो मैंने सब उतार दिया, अंगूठियां दे रखी थी उनको पहनने के लिए, ये अंगूठी इसके लिए, ये अंगूठी इसके लिए। भैया ये अंगूठी पहन के जाना, इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा तुम्हारा, ये अंगूठी पहन जाना प्रमोशन हो जाएगा। हो भी गया। तो बोले देखा ये पुखराज का कमाल था, मेरे परफॉर्मेंस तो मेरी थी, कमाल पुखराज के कैसे हो गया? तो बोले नहीं, वो परफॉर्मेंस के पीछे पुखराज लगना इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा फिर भी परफॉर्मेंस आ रही है। वो किसी की परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस आदमी की खुद की होती है। सही बात है। ये कलेवा बांध के रखा था, बहुत हमारे पार्टनर बांध के रखते, मैं उनके लिए बांध लेता था, लेकिन अब मैं नहीं बांधूंगा। जो सत्य है वो सत्य है। मैं दिखावे का कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहूंगा जो उस तरह की, ये जो धागे बांधे, अंगूठियां पहनी, ये अपने को संतोष करने का है, डर की वजह से करता है आदमी। ये जितना ज्यादा बना है ना उतना ही वो डरता है। ये जितनी अंगूठियां पहनी है ना उतना ही वो डरपोक व्यक्ति है, उसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ईश्वर के संतान हैं और सभी लोग बराबर हैं, ईश्वर सबको बराबर नजर से, बराबर तरीके से देखता है और भाग्य आदमी खुद निर्धारित करता है अपने कर्म से। पीछे भूत आपका चला गया, भविष्य आपके हाथ पे नहीं है, वर्तमान है जो कर्म से है। आप जैसा करेंगे, मैं अपना भाग्य बता सकता हूँ, वो क्या बताएंगी मेरा भाग्य, मैं अपना भाग्य खुद बता सकता हूँ। मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मेरा भाग्य अच्छा होगा और मेरे कर्म खराब होंगे तो जितना भी बड़ा भाग्यशाली हो मेरा भाग्य खराब होगा। बिल्कुल सही बात। आप चालू जाने की बातों के बारे में कुछ बताने वाले थे? हाँ, चालू धर्म की बातें तो शुरू से माहौल परिवार का हमारा चालू धर्म के अगेंस्ट रहा। मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यहाँ मिला था, केवल हारा मेल मिलाप की जगह है ये, शादी ब्याह रचाने को ये स्थान प्रार्थना के खेल ठहरे। तो ये पूरा जीवन बीता है हमारा। तो मुझे कभी जीवन में ईश्वर को विश्वास है, लेकिन ऐसे ईश्वर को बिल्कुल विश्वास नहीं है जो मंदिरों में रहता है, अंदर बंद रहता है, वो उस ईश्वर पर मुझको विश्वास नहीं है। ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन उस ईश्वर पर विश्वास नहीं है जो मठों में है और मंदिरों में, जो तालों में बंद रहता है, वो गिने चुने धार्मिक ठेकेदारों के अंदर में काम करता है, वैसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है। अंत में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अवनीत नगर जो काफी वर्षों से बसा हुआ है, बसाहट काफी लोगों ने की है, तो वहाँ क्या क्या एक्टिविटी चलती है और क्या होता है वहाँ पे? देखिए, जो अग्निहोत्र नगर बनाया है वो अग्निहोत्र नगर इस परिकल्पना से बनाया था हमारे पिताजी ने कि अग्निहोत्र नगर के सभी लोग अग्निहोत्र करेंगे। 428 प्लाट है वहाँ पे और करीब 100-150 परिवार वहाँ पे रहते हैं। मुश्किल से जब शुरू में हुआ तो 10-15 परिवारों ने अग्निहोत्र किया, लेकिन अब एक मुहिम हमने चालू की है कि
जितने लोग रहेंगे उन सबको अग्निहोत्र करना कंपल्सरी होगा। आपको एंट्री के रूप में आपको अग्निहोत्र करना पड़ेगा। हर व्यक्ति अग्निहोत्र लिख भी लेता है, अग्निहोत्र भूल भी लेता है, लेकिन वास्तव में अग्निहोत्र क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। तो अब कोई आता है नया बंदा जो वहां पे रहना चाहता है, तो उसको लिए अग्निहोत्र का पूरा परिचय दिया जाता है। यह शर्त रखी जाती है कि आपको अग्निहोत्र करना अनिवार्य है, लेकिन थोपा नहीं जाता है कि आप आके करिए, देखिए यहाँ पर और ये अग्निहोत्र से जुड़िए। और बताने पे हमें लगता है कि वो समझ में आ जाता है लोगों को, उसमें पहले जैसी दिक्कत नहीं आती। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, अब तो ये कोरोना जैसी महामारी ने पूरा प्लेटफॉर्म बदल आजकल वैसे तो मेंटेलिटी काफी बदल दी है मनुष्य की पेस्टिसाइड और केमिकल्स में। तो आप अभी तो खेती को प्रमोट करते ही हैं, आपके फादर भी करते थे, तो आप भी कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना है अभी तो जैविक खेती के बारे में? ये बोलना चाहूंगा, देखिए उसको जैविक कृषि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वो अग्निहोत्र कृषि है एक्चुअली। अब अग्निहोत्र कृषि का जो कंपैरिजन है जैविक कृषि से बिल्कुल अलग है। जैविक कृषि में हम खाद की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं। हम अग्निहोत्र कृषि में जमीन की बात करते हैं, हम वायुमंडल की बात करते हैं जी। 95% जो चीजें हैं पौधा वो वायुमंडल से लेता है, 5% जमीन से लेता है। तो जैविक कृषि तो सिर्फ 5% दे रही है, हम 95% दे रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अग्निहोत्र कृषि में खेत के बीच पिरामिड शेप का हट बना के उसमें दैनिक यज्ञ करेगा, तो उससे वातावरण भी शुद्ध होगा और आपके पौधे का ऊपर भी बढ़ेगी और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप बोलते हैं, जो प्रचलित फार्मिंग है, उससे अलग हो आएगा। इसी को मैंने व्यापार के रूप में लिया है, स्टार्टअप कंपनी चालू की है जो अभी बेसिकली लॉन्च हो जाएगी। अग्निहोत्र फ्रेश फार्मिंग इंडिया लिमिटेड के नाम से स्टार्ट करी है और ये बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। और इसमें जो है कई क्षेत्रों में अभी जो है हमने कानपुर, लखनऊ, भोपाल और जयपुर में 4 जगहों पर इसको रखा है। और इसमें जो सेल करेंगे हम, वो कुछ स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन बहुत जल्दी ही अग्निहोत्र कृषि के नाम से प्रोडक्ट आने लगेंगे। और शुरू में ग्रेन्स, व्हीट और इस तरह के आएंगे, बाद में मसाले वगैरह जो भी है, और पूरी तरीके से शुद्ध तरीके से आएंगे। इसमें पैसा कमाने की होड़ और ये सब कुछ नहीं होगा। और उसको लाकर हम एक लिस्टेड कंपनी बनाकर शेयर लॉन्च करके इसको बराबर में कॉर्पोरेट में खड़ा करने की हमारी योजना है, जिसमें साहब का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत रहेगा। तो आज पंकज जी से हमें जानने को मिला कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता। एक स्पिरिट है, बचा के रखिए अपने जीवन में उस काम के लिए जो आपको सुख और आनंद देता हो, और पैसा नहीं देता हो। जीवन में पैसा जरूरी नहीं है और सीमित संसाधनों में रहकर भी हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने पंकज जी से ये समझा कि आने वाले समय में जैविक खेती आधार है और जैविक खेती की एक चीज और जुड़नी चाहिए, वो अग्निहोत्र। अग्निहोत्र आधारित जैविक खेती ये अगर हर किसान अपनाता है तो उसका जीवन तो सुखी होगा ही होगा, लेकिन उसको लागत मूल्य 0% हो जाएगा, जिससे उसके पैसे की बचत होगी। और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के समय हमें एक चीज और सीखने को मिली है, और वो है कि हमें छत की खेती भी भविष्य में करनी होगी, ताकि हम लोग कुछ चीजों को अपनी छत पर उगा पाए, ताकि हमारी आवश्यकता अगर इसे लॉकडाउन का पीरियड भविष्य में होता है तो हमें अपने घर में शुद्ध सब्जियां मिला करेंगी। इसी के साथ में इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आने वाले भविष्य में हम और नए विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।